अब तक हम जो चर्चा करते आए हैं मुख्य रूप से शारीरिक बीमारियों या शारीरिक डिसीज के संबंध में ही थी। शरीर और मन बहुत अलग नहीं है, तो अगर शरीर के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं तो मन के संबंध में भी चर्चा अपने आप ही आ जाती है। और जो नियम शरीर पर लागू होता है अनेक अर्थों में, अनेक पहलुओं से, वो मन पर भी लागू होता है। और मन पर जो लागू होता है वो आपको शरीर पर भी वही अधिकतर वही नियम, आधारभूत नियम वही होते हैं। तो नो ये हमने इसके पहले चर्चा में कई प्रणालियां हैं, उसमें एक प्रणाली को छोड़ दिया था विशेष रूप से। वो क्या है? सत्संग चिकित्सा। सत्संग चिकित्सा एक भारतीय मनोशास्त्र में एक बहुत बड़ा उसका अध्याय है और काफ़ी। तो वो जो चिकित्सा प्रणाली है, सत्संग चिकित्सा प्रणाली, उसके संबंध में हम विस्तार से जब भारतीय यानी आरोग्य विधि के संबंध में बात करते हैं और विशेष रूप से सूक्ष्म तत्वों के बारे में, शरीर के बारे में उतनी ज़्यादा नहीं बात करते हैं, लेकिन मन के बारे में हम मुख्य रूप से बातें करेंगे। अभी मेरे सामने जो मन और ब्रेन या जो भी कहिए, या स्पाइनल कॉर्ड या नर्वस सिस्टम जो भी कहिए, कुछ और हैं जो कि दोनों को, जैसे न्यूरोथेरेपी, ये नर्व से भी रिलेटेड और बॉडी से रिलेटेड है, और तब तो सम एक्सटेंट माइंड से भी रिलेटेड है। अब न्यूरोथेरेपी के संबंध में वो भी अलग से विचार करना होगा कि उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है, और उसका नर्व्स पर क्या प्रभाव है, और उसका ब्लड सर्कुलेशन पर क्या प्रभाव है, या उसके जो अनेक जॉइंट्स हैं हमारे पर, उसका क्या प्रभाव है। वो न्यूरोथेरेपी इज नॉट ए वेरी पॉपुलर साइंस, लेकिन उस पर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि दवा नहीं दी जाती है तो दवा का कुछ ना कुछ असर होगा। एवरी एक्शन हैज़ गॉट इट्स रिएक्शन। लेकिन आपको एक, जैसे योग प्रणाली है पतंजलि की, ये भी आरोग्य प्रदान करने के लिए है। उसी प्रकार से ये जो न्यूरोथेरेपी है वो भी अगर मनोवैज्ञानिक विधि को और ये न्यूरोथेरेपी को कुछ ऐसा कंबाइन कर दिया जाए तो ये हम आशा करते हैं कि भविष्य में चल के ये बहुत मूल्यवान होगी। ऐसे आदिवासियों में और भी कुछ हैं जो कि हम अलग अलग उसको विधि, अलग अलग प्रणाली नहीं बता सकते, लेकिन एक गुच्छा है प्रणाली, यानी कई छोटे मोटे चिकित्सा पद्धतियों का, उपचार पद्धतियों का, और उसको भी अलग से है, उसकी भी अलग से चर्चा करेंगे। एक साथ इतनी चर्चा, अभी जो चर्चा का विषय यही है कि व्हाट इज़ साइकोथेरेपी। तो हम आते हैं मन के संबंध में आते हैं, बिकॉज माइंड माइंड। तो अब देखिए, मन का तो दो प्रकार से होता है। आपको मन बेचैन है, नींद नहीं आती है, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तरह की एंग्जाइटी भरी जाती हैं, जो कि एबनॉर्मल टाइप की हैं। साधारण जीवन हम सबको ऐसा रहती है, मगर अभी कुछ अधिक बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं डिसीज के कटेर में आ गया, तब हम जाते हैं। दो प्रकार, एक तो दवा से मानसिक रोगों को ट्रीट करना, दैट कम्स अंडर साइकियाट्री। आपको टैबलेट दिया जाता है या ऐसे कुछ और चीज़ें हैं जिससे कि आपके जो फंक्शन है नर्वस सिस्टम का या ब्रेन का, जो भी हमको बता नहीं सकते पूछे तो उस दवा दे करके उसका उपचार किया जाता है। और दूसरी, ये शारीरिक नहीं मानसिक रोगों का कर सकते हैं कि इस प्रकार से टैबलेट के थ्रू, दवा के थ्रू आपको उपचार किया जाता है। होम्योपैथी में इस किस्म का होगा, है एक्चुअली, लेकिन उनका वही के बाहर से कुछ दवाई दो। अब साइकोथेरेपी क्या है? ये शारीरिक रोगों का भी, मानसिक रोगों का तो ठीक है, मन के बारे में बात करते हो तो मनोवैज्ञानिक ही तो करेगा ना, वो तो हम मान लेते हैं, लेकिन शारीरिक रोगों का भी निदान मनोवैज्ञानिक तरीके से करता है, बातचीत करके, विचारों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से, आपकी भावनाओं विचारों में परिवर्तन ला करके आपको एडजस्ट करने के लायक बनाता है। देन यू आर फ्री फ्रॉम दैट डिसीज और डिसऑर्डर। ही पुश बैक टू ऑर्डर। आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको वापस
लाता है बातचीत करके अनेक विधियाँ उसकी जो हम चर्चा करेंगे अभी, उनको वापस एक सामान्य स्तर पर ला देता है, अति को एक लेवल पर ला देता है जिसको कि आप सामान्य जीवन में ऐसे ही होता है, आप स्वीकार कर लेते हो। आप जैसे आपको 10 रुपया गुम हो गया, रात भर नींद नहीं आई। अब आप एक मनोविज्ञानी से बात करते हो, साइकोथेरेपी की बात मैं कर रहा हूँ, उदाहरण बहुत ही भोला टाइप का है, लेकिन वो कहते क्या कि ये पैसा आता जाता, फिलासफर्स ने बताया, उसने आपको पैसा दिया नहीं, उन्होंने कुछ उपाय बताया, लेकिन ऐसी बात करता है कि आपकी समस्या छोटी लगने लगती है, छोटी लगने लगती है उसके सहायता से, और उसके बाद से आपको कुछ ऐसा सलाह देती है कि आपको ये ऐसी समस्या आती रहती हैं आए दिन, रोज आप ऐसे ही 10 रुपये गुम होते हैं, कोई पॉकेट मार लेता है, कोई अननेसेसरी दवा खा लेते हैं, कोई अननेसेसरी खर्चा कर देते हैं, ये सब तो चलते ही रहता है। तो आप इसको साधारण स्तर पर ले आ देते हैं, तो आप में जो मानसिक उद्विग्नता है, जो अति पर जाना है, नर्वस टेंशन है, एंजाइटी है, वरी है, सामान्य स्तर से ऊंची है उसको लेकर के सामान्य से समान स्तर पर ला देता है। एक ये काम करता है, और दूसरा काम थोड़ा सा विशेष है, वो जो कि वो नहीं कर पाता, उसकी अपनी विशेषता में सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होते हैं। वो ये है कि रिहेबिलिटेट नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए किसी को हमने समझा बुझा दिया, नौकरी नहीं है, अब उसको समझाए क्या समझाएंगे, उसका तो जवाब है कि नौकरी दिलाओ, अब कहाँ से आप नौकरी दिलाएगा। लेकिन कुछ ऐसी बातें तरीके बता देता है जिसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती है, उसकी मेमोरी अच्छी हो जाती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए, और जिससे कि वो अपने अंदर आत्मविश्वास पाता और नौकरी पर ट्राई करता, और ज़्यादा ट्राई करता कुछ कुछ मिल ही जाएगा। कर्म करोगे तो उसका फल तो भगवान देगा ही, चाहे मजदूरी जरूर भगवान देता है, आपको बोनस नहीं देता होगा बराबर, कुछ लोगों को लॉटरी देता है, लेकिन लॉटरी के लिए भी 50 रुपये का टिकट तो लेना पड़ता है। तो अब ये इस प्रकार जिसको साइकोथेरेपी बोलते हैं, आपके सर में दर्द है, जैसे मेरे सर में दर्द है, अब मेरे सर में दर्द है तो क्या होता है, वो क्यों, मुझसे बड़े से जो उनके प्रति क्रोध होता है उनको सर दर्द होता है, या जिस समस्या को हम बार बार सोचते हैं और नहीं सुलझा पाते हैं, तो वो स्टेज पड़ता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन की कमी पड़ती है, जो भी है इस किस्म का, तो हमारे सर में दर्द होता है, इरिटेशन और टेंशन हो जाता है, तो टेंशन होगा तो दर्द और होगा ना, उसको कोई प्यार से सलाह देता है तो ठीक हो जाता है। यस, देयर आर मेनी केसेस, आई हैव डन इट। तो ये क्या है, ये आपको एक, ये इसको बोलेंगे कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा है ये, जिसको साइकोथेरेपी बोलेंगे। मान लीजिए जैसे एक कोई क्लाइंट, उनको ये प्रॉब्लम था कि सर में इतना उनको दर्द होता था कि पटक देते सर, कभी दीवार से पटक देते, मेरे हाथ से भी पटक दिया भाई साहब ने। तो अब मैंने बड़े प्यार से उनसे पूछा कि आप क्यों सर पटकते हो, आपको क्या कारण है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे बीमारी की दवा है, मुझे प्रॉब्लम है लेकिन मैं भाग नहीं सकता, तो मैं सर दर्द का आता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपको तो बीमारी रखनी चाहिए ना, जो आपको दवा के रूप में आपका सर दर्द है, तो इससे आपको तो रखना चाहिए ना, दवा तो रखता है आदमी। हाँ, तो लेकिन ज़्यादा तो हो जाता है, तो अति हो जाता है। नहीं, हम लोग ऐसे कोई तरीका कर सकते हैं कि आपको दर्द रहे, बट एक ऐसा लिमिट में रहे कि आपको सर पटकना नहीं पड़े, लेकिन साथ में आपको सर दर्द छोड़ना ही नहीं पड़े, क्योंकि ये आपकी दवा है, तो दवा को कैसे छोड़ेगा कोई। वेरी बेस्ट, मैंने आप रिलैक्स कीजिए, अनात्मा जो भी है, अब अभी जस्ट वी कैन नॉट टॉक अबाउट, तो उसको कि आप लेट जाइए, अच्छा मैं आपके सर पर हाथ रखता हूँ, आपका दर्द कम होता जाएगा। आप जब एक स्टेज में आए, आपको फील हो कि ये दर्द रहना चाहिए, दर्द रहना चाहिए, और साथ में मतलब कम करता जाते हैं, तो रहना चाहिए मगर इस लेवल तक रहना चाहिए। आप डिसाइड कीजिएगा, मुझे क्या पता है कितना चाहिए आपको। तो पहले ट्वीट हो कि अब छोड़ दीजिए, यहाँ ठीक है। और मेरा ख्याल है कि इट इज़ मोर देन 25 ईयर्स, और उससे ज़्यादा हुआ होगा, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन दोबारा उनके सर में दर्द उस प्रकार का नहीं हुआ कि सर पटकना पड़ता हो। बहुत सी तकलीफें आई गई, होता है। मैं अपनी ही बात बताता हूँ कि मैं अपने डायरेक्टर के पास गया, जो कि इट वॉज फर्स्ट मीटिंग आई थिंक, और तो गया तो कुछ बातें करता रहा, तो उन्होंने ये
कि एक दूसरा स्टूडेंट बैठा था, अगर स्टूडेंट है ना कुछ, तो वो दूसरा लड़का बैठा तो मैगजीन में कुछ पढ़ने लगा। तो वो कुछ पढ़ रहा, तो मैंने कहा कि आपको समय मैं नहीं लूँगा, मुझे जाना है। आप नहीं, एक स्टूडेंट लिखा है, ज़रा सा सुन लेते हैं। अब वो उनका तरीका है, साइकोलॉजी का तरीका होता है, उधर से ध्यान रखो। तो उसके बाद से मुझे रुलाई आ गई और मैं गोद में सर के रोने लगा। और जो मैं भयानक सर में दर्द होता था कि मैं बेचैन हो जाता, सर नहीं पटकता था कुछ। तो उसके बाद से जो रोया मैं और सर का दर्द ठीक हुआ, आज तक तो सर दर्द हुआ कि मोर देन आई थिंक 55 ईयर्स और आई मीन आई थिंक 60 ईयर्स हो गया होगा अब तो। हाँ, इट इज मोर देन 60 ईयर्स, नॉट लेस देन 64 ईयर्स और 65। तो ऐसे बेटा ये तो मेरे को अपना तजुर्बा है और मैंने ऑब्जर्व भी किया है अपने को उपचार करने में मैंने ये पाया है। तो ये साइकोथेरेपी इसको बोलते हैं, शारीरिक रोग का मानसिक उपचार। अब उसमें मानसिक तो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं मन को उसमें, तो क्या हो, कुछ कुछ तो दवाई नहीं थी और कुछ बातचीत भी ऐसा नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन आखिर प्रभाव तो पड़ा ना, असर दिखाई दिया। इसको हम लोग शारीरिक रोगों का मानसिक साइकोलॉजिकल तरीके से उसको उपचार करना, ट्रीट करना, क्योर करना, कि हम लोग उसको मानसोपचार या मतलब साइकोथेरेपी बोल सकते हैं। मन के जो मतलब जो बीमारी शरीर में बाहर में दिखाती, उसको कुछ मनोवैज्ञानिक तरीके से, वो अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट है नो डाउट, तो उससे हम उसको ठीक कर देते हैं। ऐसे अपने बारे में भी आप कर सकते हो, हम दूसरे के बारे में भी कर सकते हैं। मैंने अपने बारे में भी किया है, अपने ऊपर भी किया है और आई हैव बीन सक्सेसफुल। तो ये इसमें अब जो इस प्रकार की चिकित्सा है जिसको कि आप बोलोगे आपकी साइकोथेरेपी बोलोगे। साइकोथेरेपी तो नर्सरी में ये बताया, लेकिन इसके कई ब्रांचेज हैं, नॉट जस्ट जो अभी हमने चर्चा की है बस वही काफ़ी है, नो, इट हैज गॉट मैनी ब्रांचेज। अब ब्रांच कुछ वेस्ट में भी ब्रांचेज हैं, ये आपका फ्राइड का, जूम का, और भी लोगों के, तो बहुत लोगों के ब्रांचेज हैं उसमें भी, और भी एमडी कुए का, मतलब अनेक अनेक ब्रांचेज हैं वहाँ भी। और फ्राइड वाले में न्यू फ्राइडियन, वो क्या फ्राइडियन, तो वो एक ही सिस्टम में कई टुकड़े हो जाते हैं, तो वहाँ भी है। और भारत में भी भारतीय मनोशास्त्र के अंतर्गत हम इसकी चर्चा विस्तार से करें तो बहुत समय लगेगा। तो काम चल रहा है, प्रतीक्षा तो आपको भी करनी है, हमको तो खैर काम करते रहना है। तो अब इसके कई ब्रांचेस हैं, आप सुनिए। एक प्रणाली है कि आप सम्मोहित करके कर लेते हैं, यानी आप उसके, अब सम्मोहन एक अलग से विषय हो गया, लेकिन इसको कैसे कि आप उसको वो उसके चेतन मन को, ऊपरी मन को आप शांत कर देते हैं, यानी सस्पेंड कर देते हैं। तो और भीतरी मन तो खाली वो इतना ही सा नहीं है, कई तरह है ना, मतलब अंदर जैसे वायुमंडल के कई तरह हैं, तो धरती के ऊपर जो आप देख रहे हो हवा का दबाव या गुरुत्वाकर्षण का फोर्स, वो आपके 200 किलोमीटर दूर पर नहीं मिलेगा, वो कम हो जाएगा। हवा बहुत 100 कुछ किलोमीटर बाद से तो हवा के एकदम से छिन हो जाती है कि आप सांस ही नहीं ले सकते हो। तो और गुरुत्व से इतना कम हो जाती कि ऑलमोस्ट नील होता, और ऑर्बिट से तो वो पृथ्वी प्रभाव वो खींचती नहीं उस ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वो ऑलमोस्ट नील हो जाता पृथ्वी का गुरुत्व को वहाँ पर। तो ये और कॉमन से। तो अच्छा, उसके बाद से तो आप बाहरी मन को सुला देते हो और भीतरी मन को संदेश देते हो, निर्देश देते हो, जिसको एक्सेप्ट करता है। एक एग्जाम्पल देखिए, एक आदमी को हिप्नोटाइज करके सुला दिया गया और इसके बाद उसको निर्देश दिया गया कि शाम को 4 बजे वो खिड़कियों को खोलने लगेगा। अब उसको ये कि निर्देश तो शाम को 4 बजे खिड़कियों को खोलने लगेगा, ये तो कोई लिख करके दिया नहीं था उसको याद भी नहीं था। बट 4 बजे के टाइम में वो खिड़कियों को जब खोलने लगा और उसको पूछा गया क्या बात है, तो बताया कि बात ये है ना कि शाम हो गई इसलिए खोल दे रहे हैं। मतलब उसने जो चेतन मन को जो बाईपास कर दिया गया था, जिससे उसके पास चेतन मन का
कोई मतलब वो छूट काम ही नहीं करता था। तो चेतन मन तो अनेक प्रकार के बातें अपने मन में अपना ये एरिया में लाता रहता है, तो लाइक दैट। तो ये एक प्रकार है, इससे बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाते हैं, होते हैं। हम इसका एरिया कितना कहते हैं, झाड़ फूक किसको मानते हैं कि नहीं मानते, वो सब हम लोग नहीं जा रहे। हम इतने कह रहे हैं कि देयर इज ए सिस्टम जिसमें कि एक नैन्सी में एक एमयू के किया करते थे, झाड़ करके सुला करके, और उसके बाद से बीमारियों को चिकित्सा करते थे, वो कुछ ठीक हो जाते थे। लेकिन इसके और भी एडवांटेज हैं, तो डिसएडवांटेज भी तो होंगे ना। इससे कि फिर उसी तरह फ्राइड ऐसे कि आपने बचपन में कार मरोड़ दिया, बिल्ली ने आपको डरा दिया, अब उसकी मेमोरी को आपने रीलिव किया, सामने आपने बताया, तो इसलिए आप उससे मुक्त हो गए। ये एक विश्लेषण का तरीका है। तो ऐसे कि चित्त विश्लेषण, साइको एनालिसिस, हिप्नोसिस, ये इसका और रैशनलाइज करना है। दूसरी चीज़ है कि आप जो भावात्मक अनुभव है आपके, जो भी आपके मन में गांठ बटा के रखे हुए हैं, इम्प्रेशन गहरे में चले गए हैं, जो आप सपने में देखते हैं, ये सपने में देखने के कैसे इम्प्रेशन पड़ जाते हैं, रैशनलाइज करने पड़ता है। जैसे तो बार बार मुझे सपने आते थे कि मैं आँख बंद कर मैं सो रहा हूँ या चल रहा हूँ, और ये जगह सी है जो कि इस प्रकार जगह बच जाती है, और मैं सब सांस नहीं ले पा रहा हूँ, तो मैं जग जाता था कोने कोने। तो मतलब संकुचित हो गया, दो दीवारें आई जिसके मैं चल रहा हूँ और इतना बंद हो गया कि इम्पैक्ट हो गया, और मैं सांस नहीं ले पा। दैट यूज टू ड्रीम, मतलब बहुत लोग ड्रीम देखा करता है। उसके बाद से मैंने अपना रिवाइज किया, अपना चित्त विश्लेषण किया। साइकोलॉजिस्ट को तो अपना भी देखना पड़ता है भैया, कोई ज़रूरी नहीं कि एक होम्योपैथी अपने भी ठीक हो, मगर दूसरे के लिए कि साइकोलॉजी में एक अगर अपने ठीक नहीं हो, बच्चा अपना मन नहीं समझेगा, तुम दूसरे का मन क्या समझे, इसी तरह सा हिसाब किताब कुछ दूसरा हो जाता है। तो ये कि मैंने याद किया कि एक पनिशमेंट हमको मिलता था कि जो कि दीवार में कोने में खड़े हो जाओ, तो कोने में खड़े हो जाए, नेचुरली चीज़ इमोशनली एक बहुत ही टेंशन का काम था, अनएक्सपेक्टेड, क्या बच्चा तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना। तो मैं जाता था, नेचुरली सांस नहीं ले पाएगा, फील करेगा, सांस तो कम मिलेगी, ऑक्सीजन तो कम मिलेगा। तो दैट यूज टू बी, बट लेकिन बच्चे के नाते वो विकसित नहीं था, वो बहुत सूक्ष्म रूप में था। तो जब मैं बड़ा हुआ, मेरा जब चेतना का विकास हुआ, तो उस टाइम में वो सीधे सीधे नहीं आता था, क्योंकि मैं भूल गया था। और उसके बाद से फिर बाद में वो सपने के रूप में आया था, जो मैं समझा सपने रूप में आ रहा है, जब मत भी मतलब कॉज बिहाइंड इट। तो कॉज के मामले में मैं पीछे गया और मैंने बताया देनिधि के मामले, ये फ्राइड का मेथड है। हम देखिए बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कुछ है, हम लोग बस चर्चा करते जा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। हम मुझे इतना है कि हमारी भी लिमिटेशंस है और आपकी भी लिमिटेशंस है। तो इस प्रकार जो ये आप बोले साइकोथेरेपी, ऐसे और भी बहुत से तरीके हैं कि रेशनलाइज कर देना। जैसे मान लीजिए आपने किसी को, एक बच्चे को देखा, बच्चे ने दूसरे बच्चे को स्कूल में देखा, को मैं बैठा हुआ था, देखा क्या कर रहे हैं, एक ने दूसरे कॉलर पकड़ लिया, उसने उसका जो भी हुआ। तो जो डायरेक्टर थी वो उन्होंने बच्चों को, दोनों बच्चों को प्यार से, देखो तुम्हारा कोई कॉलर पकड़ेगा ना तो तुमको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा? नहीं मैडम, नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अगर तुम किसका पेंसिल ले लोगे तो उसको पेंसिल नहीं लिखने को मिलेगा, उसका पेंसिल तो उसको अच्छा लगेगा, उसका पेंसिल लाल रंग का है, नहीं अच्छा नहीं लगा। तो ऐसे ही कॉलर को मत पकड़ो, जब तुमको अच्छा नहीं तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। आई डिडंट एग्री मच, दैट इज माई पर्सनल ओपिनियन। लेकिन ये कि उसको रेशनलाइज किया उसने, लॉजिक से बताया, इफ इट इज रॉन्ग विथ यू देन इट इज रॉन्ग विथ हिम ऑल्सो। ये लॉजिक है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ इमोशनल, जो आपको बहुत सी झमेले हुए हैं उसको रेशनलाइज कर रहे हैं आप, उसको रीज़न से आप कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ इमोशंस, या जो इमोशनल आपके एक्सपीरियंस है उसको अगर रीज़न से देखा जाए। बट इट इज़ नॉट ऑल। ये तो हो गया ये आपका यूरोपियन के बाद, तो हमने थोड़ा इशारा किया। अच्छा, नाउ भारतीय मनोशास्त्र में क्या है, आपने कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, आपके मन का हो अथवा बाहर का हो, क्रोध आपके मन का ऑब्जेक्ट है और कंप्यूटर ये लैपटॉप बाहर का ऑब्जेक्ट है। तो लैपटॉप मुझे नहीं आता ऑपरेट करना, उसकी वजह यह है कि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, कभी मैंने सीखने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए मुझे नहीं आता है कि मैंने अपना चेतना का प्रकाश इस पर नहीं डाला
इस तरह से आप भारतीय मनोवैज्ञानिक विधि से आप ये बात एक्सप्लेन करते हो कि मैंने चेतना का प्रकाश इस पर नहीं डाला। नाउ मेरे पर क्रोध का है, मेरे पर क्रोध का तत्व है ना, मैं गुस्सा करता हूँ, अभी गुस्सा करते हो, सभी करते हो। तो अब ये जो क्रोध है ये तत्व है मेरे भीतर, अगर मैं इस पर चेतना का प्रकाश डालूँ तो ये मेरे नियंत्रण में आ जाता है। तो ये इस तरीके की ये योग की विधि है। पतंजलि ने और पतंजलि ने इस पर बहुत ज़्यादा विस्तार से कहा है। तो अब आपको ये कि अगर आपको क्रोध आता है और क्रोध पर विचार करो, वो आप अभी नहीं विचार करोगे, क्रोध आगे विचार कहाँ से करोगे, तो आप कप फेंक दोगे, विचार थोड़ी करोगे। लेकिन बाद में जब आपका कप तोड़ दिया आपने गुस्से में आकर के, अपना पेन आपका अब दूसरा खरीदना पड़ेगा, आए दिन मेरे साथ होता रहता है ऐसा। तो उसके बाद से जब विचार करते हैं तो उसको क्यों क्रोध आता है, क्रोध का नॉट ओनली कारण बल्कि क्रोध का स्वरूप जो सूक्ष्म स्वरूप है वो भी आता है अपनी चेतना के समक्ष। इस प्रकार हम उसके जड़ से क्रोध पर विचार करते हैं और उसको हम अपने मनोभावों को हम जीत लेते हैं। और वो स्पिनोजा की बात फिर वही, महान व्यक्ति वो नहीं है क्योंकि सारे संसार को विजय प्राप्त कर लेता है। महान व्यक्ति वो है जो अपने भावनाओं को, अपने मानसिक गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। और उसका नियंत्रण प्राप्त करने का यही तरीका है, पतंजलि ने बताया वो ये कि चेतना का प्रकाश उस तत्व पर डालिए जिसको आप अधिकार में लेना चाहते हैं। तो ये कि दोनों फर्क है ज़रूर। भारतीय हम लोग तो भारतीय मनोशास्त्र के अनुसार ही काम करते हैं। तो लेकिन जो प्रणाली के संबंध में भारतीय प्रणाली इस प्रकार की है, ये सूक्ष्म है, और जो बाहरी जो यूरो अमेरिकन है वो स्थूल है, उनका अप्रोच स्थूल का है। और इस संबंध में आधारभूत ही मन का स्वभाव जो है, इसमें यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी का और भारतीय मनोशास्त्र का आधारभूत अंतर है उसका। और वो एक बहुत लंबी चौड़ी चर्चा का विषय हो जाता है। हम लोग अब यह पर बंद करते हैं और टाइम भी तो हो गया करीब। तो कि हम परिचय देते जा रहे हैं कि ये साइकोथेरेपी है क्या। साइकोथेरेपी हमने परिचय दिया है, हमने कुछ बहुत मतलब इस पर कुछ पाठ्यक्रम जैसा कुछ या कोई वो नहीं फॉलो किया। हम लोग बस ऐसे बातें करते जा रहे हैं, इसको लाइटली लीजिएगा, इससे कोई ज़्यादा कोई कंक्लूजन पर नहीं करेगा, बिकॉज नॉट वी हैव नॉट कवर्ड इवन 10% ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसलिए 10% 5% में लेकर के हम कोई जजमेंटल या कंक्लूजन निकलने को बात नहीं होती है। आपने सुना, मैंने कहा, हम लोग को यही धर्म है, मेरा भी आपका भी, और यहीं पर बात खत्म कीजिए। आगे होता रहेगा चर्चा, आपको भारतीय मनोशास्त्र के अंतर्गत वो चीज़ें मिलती जाएंगी और एक स्थिति आएगी आप खुद ही इस स्थिति में रहेंगे कि आप अपने को और दूसरे को सहायता कर सकें। लेकिन समय लगता है, और कहावत है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। और वही दूसरा वही है ना कि काहे का अरे धीरज रखो, काहे को अधीर होता है। तरुवर कितना भी माली पानी डाले, तरुवर तो अपने समय से फल देता है। तो इस तरह से हमको धीरज रखना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मैं ये तो परिचर्चा समाप्त होती है लगभग। आप जो भी सवाल पूछेंगे कमेंट के थ्रू मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी सीमाएँ हैं। आपके सीमित जानकारी के अनुभव के आधार पर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा अभी होती है। थैंक यू।